Hello everyone. Now students, let's proceed further in the chapter. The next topic is public facilities. How is it that average person in Haryana has more income than the average person in Kerala but lags behind in these crucial areas? जैसा कि हमने अभी पिछले वीडियो में देखा था कि जो हरियाणा है उसका पर कैपिटा इनकम ज़्यादा था, लेकिन जो वहाँ की बाकी चीज़ें थी जैसे लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये सब चीज़ें वहाँ की कम थी। तो और बल्कि ये सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जब आपके वहाँ पे बच्चे सुरक्षित नहीं है, बच्चे की डेथ हो जा रही है, इसका मतलब हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है। तो जब हरियाणा में इनकम ज़्यादा है तो केरला से पीछे क्यों इन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में? द रीज़न इज़ मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। तो इसका आंसर सिंपल सा है कि मनी सब कुछ नहीं होता, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अगर आपके पास पैसा है इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप जितनी भी चीज़ें वो सब बाय कर लोगे, जितनी भी सर्विसेज वो सब कुछ बाय कर लोगे, ऐसा नहीं होता है। So income by itself is not a complete adequate factor of material goods and services that citizens are able to use. तो इनकम ही वो सारा फैक्टर नहीं है, इनकम ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन यही सिर्फ इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ये ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, normally your money cannot buy you a pollution free environment or ensure you that you get unadulterated medicines unless you can afford to shift to a community that already has all these things. फॉर एग्जाम्पल कि मनी आपको पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं दे सकती, मनी आपको अनअडल्टेड मेडिसिन, अनअडल्टेड मतलब होता है कि जो आपके लिए हार्मफुल होती हैं, जिनमें कुछ किसी टाइप की मिलावट होती है, तो जिसमें ड्रग्स मिले होते हैं, तो ऐसी मेडिसिन आपको नहीं दे सकती है। मनी से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता है। क्या आप पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट खरीद सकते हो? क्या आप अपने घर की एयर को चेंज कर दोगे कि जो एयर वो एटमॉस्फेयर में उसको चेंज कर दोगे पैसे से? ऐसे तो नहीं हो सकता है ना। ये तभी पॉसिबल है जब पूरी कम्युनिटी साथ आए, जब पूरी कम्युनिटी मिलके मेजर्स ले, पूरी कम्युनिटी मिलके प्लांट्स लगाए, तब जाके आपकी एयर जो है वो प्यूरिफाई होगी ना। ऐसे आप अकेले पैसों के दम पे थोड़ी ना खरीद सकते। ऐसे तो जो एलन मस्क हैं और जो बहुत बड़े बड़े बिलियनियर्स हैं उनके घर की एयर तो सबसे प्योर होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है ना, क्योंकि हम लोग पैसों से एयर को बाय नहीं कर सकते, हम पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं खरीद सकते हैं, हम पोल्यूशन को पैसे से नहीं हटा सकते, बल्कि हम लोग सब लोग मिलकर पेड़ लगाएं, पूरे वर्ल्ड के लोग एक साथ आएँ और पेड़ लगाएं, चीज़ों को क्लीन रखें, तो जाके पोल्यूशन ख़त्म होगा। Money may also not be able to protect you from infectious disease unless the whole of your community takes preventive steps. Money आपको जो इन्फेक्टियस डिजीज़ होती है, इन्फेक्टियस डिजीज़ मतलब जो टच करने से या फिर उस डिजीज़ के आसपास रहने वाले लोगों से फैलती है, जैसे कि कोरोना वायरस आपने देखा था ना कि ये फैलता है, लोगों से लोगों ये ट्रांसमिट होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन से ये ट्रांसमिट होता है। तो ऐसा तो था नहीं कि हमने पैसे से सब कुछ खरीद लिया, हमने पैसे से कुछ ऐसा कर लिया कि हमको ये होना। आपने तो देखा ना कि जब कोरोना वायरस आया था, पेंडेमिक चल रहा था, क्वारंटाइन का टाइम था, तो कितने सारे जो रिच पीपल हैं वो उनकी भी डेथ हो गई। अगर मनी से सब कुछ बाय कर लिया जाता तो फिर रिच पीपल की डेथ ही नहीं होनी चाहिए थी, सिर्फ पुअर पीपल और मिडिल क्लास पर्सन्स की डेथ होनी चाहिए थी। पर ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि इन्फेक्टियस डिजीज़ को थोड़ी ना कोई पैसे से बचा सकता है, ऐसा नहीं है ना। अगर ऐसा होता तो फिर जो इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ की डेथ हो गई वो कभी होती ही नहीं। तो हमने सबने मिल के मेजर्स लिए ना, हमने सबने मिल के मास्क लिया, हमने सबने मिल के सैनिटाइज़र्स यूज़ किया, हमने सबने मिल के प्रिवेंटिव स्टेप्स लिए, तब जाके हम कोरोना को बीट कर सके, तब जाके हम कोरोना को हरा सकें। तो उसी तरीके से अगर हम लोग को कुछ चीज़ें चाहिए तो हम सबको मिल के उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, हम सबको मिल के उसके लिए स्टेप्स लेना पड़ेगा, तब जाके वो चीज़ें हमें मिलेंगी। एक्चुअली फॉर मेनी ऑफ द important things in life, is the best way also be the cheapest way is to provide these goods and services collectively. अगर हमें कुछ चीज़ें ज़िंदगी में चाहिए जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, तो उसका बेस्ट तरीका जो है सबसे सस्ता तरीका है। सबसे सस्ता तरीका क्या है कि हम सब लोग मिल के उस चीज़ के लिए स्टेप्स लें। जैसे कि अगर पोल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर चाहिए तो हम लोग सब लोग मिल के उसके लिए मेजर्स लें। अगर हमें कोरोना को बीट करना था तो हम सब ने मिल के उसके लिए मेजर्स लिया। ऐसा तो है नहीं किसी बिलियनियर ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर दिया, काफ़ी बिलियंस ऑफ मनी इन्वेस्ट कर दी और कोरोना ख़त्म हो गया, ऐसा तो नहीं हुआ ना। हम सब ने मिल के स्टेप्स लिए तब जाके वो ख़त्म हुआ, और बल्कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी था। तो देखा आपने कि पैसे से हम लोग इसको नहीं रोक सके। जस्ट थिंक, विल इट बी चीपर टू हैव अ कलेक्टिव सिक्योरिटी फॉर द होल लोकेलिटी और फॉर ईच हाउस टू हैव इट्स ओन सिक्योरिटी मैन? अब आप खुद सोचिए
कि आपके लिए क्या आसान होगा। अगर आप किसी अपार्टमेंट में रहते हैं, बिल्डिंग में रहते हैं, तो आपके लिए क्या आसान होगा, पूरी बिल्डिंग के लिए, पूरे अपार्टमेंट के लिए सिक्योरिटी गार्ड हायर करें, या फिर सब लोग अपने अपने फ्लैट के लिए सिक्योरिटी गार्ड हायर करें, पूरी सोसाइटी के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड हायर करें, या फिर सब लोग अपने अपने घर के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड हायर करें, क्या आपको सस्ता पड़ेगा। और वैसी बात है, पूरी लोकेलिटी के लिए, पूरी बिल्डिंग के लिए अगर एक सिक्योरिटी गार्ड होगा तो वो सस्ता हम लोग को पड़ेगा। तो उसी तरीके से जब सब लोग मिल के उस चीज़ को हाँ बोलेंगे, तब जाके हम लोग उसको चीपली और इफ़ेक्टिव तरीके से कर सकेंगे। वॉट इफ़ नो वन अदर दैन यू इन योर विलेज और लोकेलिटी इज़ इंटरेस्टेड इन स्टडिंग। अगर ऐसा हो कि खाली आपके अलावा और कोई पढ़ने में इंटरेस्ट ही ना करे, आप जहाँ से भी हैं वहाँ पे सिर्फ आप पढ़ना चाहते हो और कोई पढ़ना ही ना चाहता हो, आपके पेरेंट्स, आपके जो भी रिलेटिव्स हैं और जो भी आपके नेबर से हैं वो सब पढ़ना ही नहीं चाहते, वो सब स्टडीज़ के विरुद्ध है, तो क्या आप पढ़ाई कर सकोगे? नहीं कर सकोगे ना। क्यों? क्योंकि वो आपको पढ़ने ही नहीं देंगे, वो आपके रास्ते में ऑब्स्टिकल्स बनेंगे, बाधाएं बनेंगे कि नहीं ये क्यों पढ़ेंगे, इसको नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि उन सबकी माइंडसेट ही वैसा है। तो जैसे माइंडसेट में आप रहोगे, आप वैसे ही डेवलप करोगे ना। वुड यू बी एबल टू स्टडी, क्या आप पढ़ सकोगे? नहीं पढ़ सकोगे, और अगर पढ़ सकोगे तो बहुत बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। नॉट अनलेस योर पेरेंट्स कुड अफोर्ड टू सेंड यू टू सम प्राइवेट स्कूल एल्सवेयर। अगर आप पढ़ सकोगे तो सिर्फ एक ही तरीके से पढ़ सकोगे, अगर आपके पेरेंट्स आपको कहीं और भेज दें। कहीं और भेजने का मतलब क्या है कि आपको उस इन्वायरमेंट से निकाल के बल्कि उस इन्वायरमेंट में डालें जहाँ पे ऑलरेडी पढ़ाई करने वाले लोग रहते हैं, जहाँ पे वो लोग रहते हैं जो पढ़ाई में इंटरेस्टेड हैं। क्योंकि अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में नहीं जाओगे तो आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। So you are actually able to study because many other children also want to study, and because many people believe that government should open schools and provide other facilities so that all children have a chance to study. तो आप तभी पढ़ पाओगे जब आप ऐसे इन्वायरमेंट में जाओगे जहाँ पे बाकी चिल्ड्रंस भी पढ़ना चाहते हैं, जहाँ के लोग यकीन करते हैं कि गवर्नमेंट को और स्कूल्स खोलने चाहिए और फैसिलिटीज़ देनी चाहिए, जिससे जो हमारा अपकमिंग जनरेशन है, जो हमारी नई जनरेशन है, वो पढ़ सके, वो एजुकेशन को ईजिली प्रोवाइड करें, जिससे सबको एजुकेशन मिल सके। क्योंकि एजुकेशन के बिना हमारा देश कैसे चलेगा? जब हमारी जनरेशन ही पढ़ी लिखी नहीं होगी, उनका माइंड ही डेवलप नहीं होगा, तो वो कैसे डिसीजंस लेंगे। इसलिए आपको ऐसे इन्वायरमेंट में रहना पड़ेगा जहाँ पे ऐसे डेवलप लोग रहते हो, जहाँ पे ऐसे लोग रहते हो जिनका माइंडसेट डेवलप हो। Even now in many areas, children, particularly girls, are not able to go to high school because the government society has not provided adequate facilities. यहाँ तक कि कुछ जगहों पे लड़कियाँ आज भी नहीं पढ़ पाती। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आसपास कोई स्कूल नहीं होता है। और जैसे कि पहले की वीडियोस में मैंने बताया कि आपको एक सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा जिससे वुमेन्स जा सकें। अब अगर बाहर इतने सारे क्राइम्स होते रहेंगे, जैसे रेप, मोलेस्टेशन, ये सारे क्राइम होते रहेंगे, तो लड़कियाँ कैसे पढ़ेंगी? उनको उनके पेरेंट्स, जिनकी सोच ऑलरेडी बहुत नैरो है, जिनकी सोच ऑलरेडी बहुत पुरानी हुई है, वो कैसे उनको बाहर भेजेंगे? वो तो यही बोलेंगे ना कि घर पे रहो, बाहर मत जाओ। और फिर अगर स्कूल बहुत दूर दूर होंगे तो वो उनको नहीं भेजेंगे। तो ज़्यादातर लड़कियां जो हैं वो इसीलिए नहीं पढ़ पाती हैं क्योंकि उनके आसपास कोई स्कूल नहीं होता है, और दूर दूर स्कूल होगा तो पेरेंट्स भेजेंगे नहीं। इस वजह से काफ़ी लड़कियों की एजुकेशन रुक जाती है, वो लोग नहीं पढ़ पाती, वो हाउस होल्ड वर्क तक ही सीमित रह पाती हैं। तो हमें सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, हमें सोसाइटी चेंज करनी पड़ेगी, हमें माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, हमें और स्कूल्स ओपन करने पड़ेंगे, हमें एजुकेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी ईजिली। केरला हैज़ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिकॉज इट हैज़ एडुकेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़। Similarly, in some states, the public distribution system (PDS) functions well. Health and nutritional status of people of such a state is certainly likely to be better. तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि केरला में लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब कि वहाँ पे बच्चे जो 1 ईयर्स के कम के हैं उनकी डेथ कम होती है। अगर 1000 बच्चे हैं उनमें से जो बच्चों की डेथ हो रही है उसका रेशियो कम है। तो इसका मतलब कि केरला में जो बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो अच्छी हैं, जो एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हैं वो भी अच्छी हैं वहाँ पे। इसीलिए एजुकेशनल फैसिलिटीज़ क्यों बोला गया? क्यों? वहाँ पे देखा नहीं था कि अटेंडेंस रेशियो जो था वो भी बाकी लोग के कंपैरिजन में ज़्यादा था। अटेंडेंस रेशियो क्या था कि कितने बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे हैं, तो वहाँ पे काफ़ी बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे थे। इसलिए वहाँ पे केरला पे एजुकेशन और बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है वो काफ़ी अच्छी हैं। सिमिलरली इन सम स्टेट्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस वेल। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है? जो राशन आपको दिया जाता है पब्लिक वो गवर्नमेंट की तरफ से, जो पब्लिक के लिए फैसिलिटीज़ होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो डिस्ट्रीब्यूट करना, जैसे राशन हो गया और आपको जो फ्री खाना मिलता है और काफ़ी
काफ़ी चीज़ें जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है अपनी पब्लिक को, वो जो डिस्ट्रीब्यूट करने की फैसिलिटी होती है वो वहाँ पे अच्छी होती है। तो जिन स्टेट्स में गवर्नमेंट की तरफ से सारी फैसिलिटीज़ प्रॉपर प्रोवाइड होती है वो स्टेट डेवलप होता है, और जहाँ पे प्रोवाइड नहीं हो पाती वो डेवलप नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे करप्शन होता है। लोग सोचते हैं कि अरे छोड़ो, क्यों डिस्ट्रीब्यूट करें, हम लोग अपने में ही आपस में बांट लेते हैं, गवर्नमेंट को क्या ही पता चलेगा, हम लोग फेक डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत बेकार हैं। करप्शन बहुत बेकार चीज़ है। क्यों? क्योंकि जो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट दे रही है लोगों को, आप उनको उन तक पहुँचने ही नहीं दे रहे हो। तो इस वजह से जिन स्टेट्स में पीडीएस अच्छे से वर्क करता है वो स्टेट्स डेवलप रहते हैं एज़ कम्पेयर टू दो स्टेट्स जहाँ पे पीडीएस वर्क नहीं कर पा रहा प्रॉपरली। हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पीपल ऑफ सच स्टेट्स आर सर्टेनली लाइकली टू बी बेटर। जो हेल्थ स्टेटस है वहाँ का ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे अच्छे से पीडीएस वर्क कर रहा है, जहाँ पे प्रॉपर फूड मिल रहा है लोगों को, वहाँ पे वो लोग हेल्दी रहेंगे, क्योंकि उनको वो खाने की वजह से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, उनको फूड मिल रहा है। तो वहाँ के लोग ज़्यादा हेल्दी रहेंगे उसका स्टेट के कंपेरिजन में जहाँ पे उनको खाना ही नहीं प्रोवाइड हो पा रहा है। इस टॉपिक पे स्टूडेंट्स खाली हमें दो चीज़ें याद रखनी है। जो आप सामने टेबल देख रहे हैं इसमें खाली हमें दो चीज़ें याद रखनी है। पहला है कि व्हाट इज़ बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, इसका फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये वेरी शॉर्ट आंसर्स में आ सकता है कि व्हाट इज़ बीएमआई, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ बीएमआई, या फिर हाउ वी कैलकुलेट बीएमआई। तो बीएमआई का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग कहीं पे लिख लीजिए। बीएमआई इज इक्वल टू वेट इन केजीज अपॉन हाइट इन मीटर्स। वेट जो है हमारा वो केजी में लेना है, अपॉन हाइट जो हमारी वो मीटर्स में लेनी है। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमारा ये हेल्थ डेवलपमेंट रिपोर्ट है, कैसे किस बेसिस पे अपनी रिपोर्ट निकालता है। तो ये आप ये वाली लाइन याद रख लीजिए। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय यूएनडीपी से पब्लिश करता है। वो कंट्रीज़ को कंपेयर करता है ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल लेवल्स ऑफ पीपल। एजुकेशन के लेवल पे कंपेयर करता है, हेल्थ के लेवल पे कंपेयर करता है, एंड पर कैपिटा इनकम। तो ये आप थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा याद रखिएगा कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो यूएनडीपी पब्लिश करता है वो किस बेसिस पे कंट्रीज़ को कंपेयर करता है। तो 3 बेसिस पे कंपेयर करता है, एजुकेशनल लेवल्स, हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम। उसके अलावा इन दोनों चार्ट्स में कुछ इंपॉर्टेंट एज सच नहीं है ना। स्टूडेंट्स अब आप ये वाली टेबल देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ डेटा दिया हुआ है इंडिया का और उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ का। आप देख रहे हैं ग्रॉस नेशनल इनकम, जो टोटल इनकम है नेशनल की वो क्या है। देखिए श्रीलंका की ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू इंडिया। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट जो है वो भी श्रीलंका का ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू इंडिया। स्कूलिंग जो पीपल 25 ईयर्स और अबव के उनकी वो स्कूलिंग भी कर रहे हैं। यहाँ तक कि इसकी रैंक भी देखिए ये इंडिया से ऊपर है। इसका मतलब जो श्रीलंका है वो इंडिया से ज़्यादा डेवलप्ड है, वो चाहे इनकम के बेसिस पे हो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा। इसका मतलब क्या है कि वहाँ के लोग ज़्यादा जी रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि वहाँ की हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा अच्छी है, तभी वहाँ के लोग हेल्दी है, तभी उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हो रही, ज़्यादा डिजीज़ नहीं हो रही और वो ज़्यादा लिव कर रहे हैं। बाकी चीज़ें यहाँ पे देख लीजिए। HDI स्टैंड्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट रैंक इन अबव टेबल आर आउट ऑफ 189 कंट्रीज़ इन ऑल। तो 189 कंट्रीज़ में ये रैंकिंग दी गई है इन सारी कंट्रीज़ को। अब आप देख रहे हैं बाकी कंट्रीज़ भी कुछ पीछे नहीं है। देखिए भले यहाँ पे नेपाल और बांग्लादेश का देखिए पर कैपिटा इनकम कम है इंडिया से, लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी यहाँ पे भी ज़्यादा है इंडिया से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, तभी तो यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है नेपाल और बांग्लादेश में। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है, ये सजेस्ट करता है कि कितनी आप लाइफ जी रहे हो, कितना एक एवरेज पर्सन लाइफ जी रहा है वहाँ पे। पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड इन डॉलर्स फॉर ऑल द कंट्रीज, सो इट कैन बी कंपेयर्ड। इट इज ऑल्सो डन इन अ वे सो दैट एवरी डॉलर वुड बाय द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एनी कंट्री। जो पर कैपिटा इनकम दी है ये डॉलर्स में दी गई है, सारी कंट्रीज़ की जो है वो डॉलर्स में दी गई, जिससे कंपेरिजन ईजिली करा जा सके। Okay students, isn't it surprising that a small country in our neighborhood Sri Lanka is much ahead of India in every respect and a big country like ours has such a low rank in the world? क्या सरप्राइजिंग नहीं कि जो हमारे नेबरहुड में श्रीलंका है उसकी जो रैंक है वो इंडिया से ज़्यादा है, वो ज़्यादा डेवलप्ड है इंडिया से। ये सरप्राइजिंग नहीं है, ऑफकोर्स सरप्राइजिंग है, क्योंकि वो छोटी कंट्री है, वहाँ पे रिसोर्सेज भी कम है, स्टिल वो इंडिया से ज़्यादा डेवलप्ड है। Take table 1.6 also shows that the Nepal and Bangladesh have low per capita income than that of India, yet they are better than India in life expectancy। मैंने आपको भी नोटिस कराया था कि जो नेपाल और बांग्लादेश है वहाँ पे देखा था आपने कि पर कैपिटा इनकम इंडिया से कम थी, लेकिन तब भी उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा थी। इसका मतलब क्या है, वहाँ की हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, वहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादा हेल्दी हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया। Many improvements have been suggested in calculating HDI and many new components have been added to the human development report, but by prefixing human to development it has made it very clear that what is important development is
व्हाट इज़ हैपनिंग टू सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। और भी कई सारे फैक्टर्स HDI में ऐड किए गए, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में भी ऐड किए गए, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि ह्यूमन कितना डेवलप कर रहा है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी से क्या पता चला कि ह्यूमन की हेल्थ में कितना सुधार आ रहा है। जो हमारे लिटरेसी रेट और ये अटेंडेंस रेशियो, इन सबसे हमें क्या पता चल रहा है कि वहाँ के बच्चा कितना पढ़ा लिखा, वहाँ का जो सिटीजन है वो कितना पढ़ा लिखा है। तो ह्यूमन कितना डेवलप कर रहा है ये इंपॉर्टेंट है। बाकी फैक्टर्स जो सब बता रहे वो तो है ही, लेकिन ह्यूमन कितना डेवलप कर रहा है कंट्री का, किस कंट्री का ह्यूमन ज़्यादा डेवलप कर रहा है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज़ पीपल, देयर हेल्थ, देयर वेलबींग, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पीपल, वहाँ के उस कंट्री के लोग, उनकी हेल्थ और वो कैसे रह रहे हैं, वो कैसे रह रहे हैं, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। डू यू थिंक देयर आर सर्टेन अदर एस्पेक्ट दैट शुड बी कंसीडर्ड इन मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट? क्या आपको लगता है कि और भी कुछ फैक्टर्स होने चाहिए जो हम लोग कंसीडर कर सकते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट में? अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं तो आप ज़रूर मुझसे शेयर करिएगा इन द कमेंट सेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, now the next topic is sustainability of development. Now in sustainability of development, suppose for the present that a particular country is quite developed. चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग ऐसे मान लेते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर कंट्री है वो बहुत डेवलप्ड, जैसे USA ले लीजिए, वो कितनी डेवलप्ड है। We would certainly like this the level of development to go up further or that at least we maintain for the future generation. तो जो कंट्री डेवलप्ड है वो क्या सोचेगी कि हम लोग ऐसे डेवलप्ड बने रहें, ऐसा ना हो कि हमारी जो ग्रोथ है वो कहीं रुक जाए। वो हमेशा यही चाहेगी कि हम डेवलप्ड ऐसे बने रहे और ये मेंटेन रहे हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी। यही चाहेंगे ना आप लोग यही चाहेंगे अगर हमारे साथ कुछ अच्छा हो रहा है या फिर हमारी इनकम अच्छी आ रही फैमिली की, तो ये ऐसे मेंटेन रहे, हमारी जो फैसिलिटी जो लग्जरी है ये ऐसे ही मेंटेन रहे। उसी तरीके से जो कंट्री डेवलप्ड है वो क्या चाहेगी कि हम ऐसे डेवलप्ड बने रहें। However, since the second half of the 20th century, a number of scientists have been warning that the present type and levels of development are not sustainable. लेकिन 20th century, half of the 20th century, मतलब 1950 के बाद से काफ़ी साइंटिस्ट ने ये बोला, वार्निंग बल्कि दी कि जो डेवलपमेंट आज हम लोग कर रहे हैं वो सस्टेनेबल नहीं है। सस्टेनेबल मतलब क्या है कि वो उसको हम लोग बचा नहीं रहे हैं, जितना हम लोग यूज़ कर रहे हैं उतना हम लोग ले नहीं पा रहे हैं नेचर से। जितना नेचर से हम लोग ले रहे हैं, जितना कंजम्पशन हम लोग कर रहे हैं उतना हम लोग प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल नहीं है। जैसे हम लोग पानी को एक्सेसिवली यूज़ करते जा रहे हैं, जितना पानी हम लोग यूज़ कर रहे हैं उतना हमारे नेचर में आ नहीं रहा है पानी। तो इसका मतलब जो हमारा कंजम्पशन रेट है, जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादा कर रहे हैं, और ज़्यादा अगर यूज़ कर रहे हैं तो फिर चीज़ें आगे जाके ख़त्म हो जाएंगी। जो रिसोर्सेज हमें अर्थ प्रोवाइड कर रही है, नेचर प्रोवाइड कर रहा है, वो ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल देगा, लेट अस अंडरस्टैंड इज टू द फॉलोइंग एग्जाम्पल इज ग्राउंड वाटर इन इंडिया। Recent evidences suggest that groundwater is under serious threat of overuse in many parts of the country. About 300 districts have reported a water level decline for 4 meters during the past 20 years. जो हमारे रिसेंट एविडेंसेस हैं, जो हमारी रिसेंट रिपोर्ट्स आ रही उनमें हमें सजेस्ट किया जा रहा है, उसमें हमें मिल रहा है, देखने को मिल रहा है कि जो कई पार्ट्स हैं इंडिया के, वहाँ पे वाटर का जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। वाटर का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, जो ग्राउंड वाटर है वो मिल ही नहीं रहा है, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा खुदाई करनी पड़ रही है। इसका मतलब क्या है कि जो ग्राउंड वाटर है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है हमारी धरती से। Nearly 1/3 of the country is overusing their groundwater reserve. 1/3 of the country, समझ रहे हैं, मतलब 1/3 कंट्री जो है वो बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर यूज़ कर रही है। In another 25 years, 60% of the country would be doing the same if the present way of using the resources continues. अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगले 25 years में जो 60% ऑफ कंट्री, वहाँ पे पानी बचेगा ही नहीं, वहाँ पे रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे। Groundwater overuse is particularly found in the agricultural prosperous regions of Punjab and Western UP, hard rock plateau areas of Central and South India, some coastal areas and rapidly growing urban settlements. तो सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर ओवर यूज़ कहाँ हो रहा है, या क्वेश्चन फ्रेम भी हो सकता है कि ग्राउंड वाटर ओवर यूज़ कहाँ पे हो रहा है। तो ग्राउंड वाटर ओवर यूज़ सबसे ज़्यादा कहाँ पे हो रहा है, ओवर यूज़ सबसे ज़्यादा कहाँ पे हो रहा है, जो एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरस रीजन है। इसका एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरस रीजन मतलब क्या है, जहाँ पे फार्मिंग बहुत ज़्यादा होती है। जब फार्मिंग बहुत ज़्यादा होती है, बहुत बड़े बड़े फार्म से, तो ऑब्वियस सी बात है आप वहाँ पे ग्राउंड वाटर ट्यूबवेल्स के थ्रू ग्राउंड वाटर निकालेंगे, उसी से उस वाटर को यूज़ करेंगे अपने फार्म में। तो जो जिन एरियाज़ में फार्मिंग बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली पंजाब में देखिए फार्मिंग बहुत होती है, जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का साइड है वहाँ पे फार्मिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो जब फार्मिंग बहुत ज़्यादा होती है तो लोग वहाँ के बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर यूज़ करते हैं, और ग्राउंड वाटर जब वो लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ पर जो ग्राउंड वाटर के रिजर्व्स हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। उसी तरीके से जो हार्ड रॉक प्लेट्यू एरिया है और जो साउथ इंडिया है, वहाँ पे भी ग्राउंड वाटर का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। सिमिलरली कोस्टल एरियाज़ और जो रैपिडली ग्रोइंग जो एरियाज़ बहुत जल्दी जल्दी डेवलप कर रहे हैं, वहाँ पे भी ग्राउंड वाटर को बहुत ज़्यादा यूज़ करो। ग्राउंड वाटर अगर ऐसे ही यूज़ होता रहेगा तो ग्राउंड वाटर एक दिन ख़त्म हो जाएगा इंडिया में।
Groundwater is an example of renewable resources. These resources are replenished by nature as in the case of crops and plants. जो ग्राउंड वाटर है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, वो हमें वापस मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? रेन के थ्रू। जब प्लांट्स लगाएंगे, प्लांट्स की वजह से रेन होती है, तो रेन जब होगी तो हमें ग्राउंड वाटर वापस मिल जाएगा। तो ग्राउंड वाटर क्या हमारा रिन्यूएबल रिसोर्स है, वो हम लोग रिन्यू कर सकते हैं। However, even these resources may be overused. लेकिन तब भी इसको ओवर यूज़ तो हो ही रहा है। ओवर यूज़ क्यों हो रहा है? क्योंकि जितनी रेन नहीं हो रही उससे ज़्यादा तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। जब रेन कम हो रही है और उसका जो यूज़ है वो ज़्यादा हो रहा है, तो वो चीज़ ख़त्म होने लगेगी ना धीरे धीरे। अब आपके पास अगर ऐसा कुछ हो कि आपके पास पैसे कम आ रहे हैं और ख़र्चा ज़्यादा हो, तो ऑब्वियस सी बात है आप कंगाली छा जाएगी, डेप्थ में चले जाओगे। उसी तरीके से जब रेन कम हो रही है और यूज़ ज़्यादा हो रहा है, तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। For example, in the case of groundwater, if we use more than what is being replenished by rain, then we would be overusing this resource. वही मैंने बताया कि जितना रेन आपको दे नहीं रही उससे ज़्यादा आप अगर यूज़ करोगे तो इसको बोलते हैं ओवर यूजिंग, इसको बोलते हैं ओवर यूज ऑफ द रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच विल बी गेट एग्जॉस्टेड आफ्टर ईयर्स ऑफ यूज़। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स वो होते हैं जो कुछ सालों बाद खत्म ही हो जाएंगे और उनको हम लोग नहीं वापस कर ले पाएंगे। जैसे ग्राउंड वाटर तो हमें रेन से मिल जाएगा, लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं उनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। मिलियंस ऑफ ईयर्स समझ, 2 मिलियन 3 मिलियन ईयर्स लगते हैं आपको उनको बनने में। वी हैव अ फिक्स स्टॉक ऑन अर्थ विच कैन नॉट बी रिप्लेनिश। हमारे पास वो फिक्स्ड अमाउंट में है, वो दोबारा नहीं आएंगे, और अगर दोबारा आएंगे तो उसके लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे, तो इतना हम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते ना। इसके लिए हमें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। वी डू डिस्कवर न्यू रिसोर्सेज दैट वी डिड नॉट नो ऑफ अर्लियर। न्यू रिसोर्सेज इन द वे एड टू द स्टॉक, हाउ ओवर टाइम इवन दिस विल गेट एग्जॉस्टेड। लेकिन अभी तक हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग न्यू रिसोर्सेज को फाइंड कर ले जो उनका सेम काम करें। जो रिसोर्सेज ख़त्म हो रहे हैं उनकी जगह वो ले रहे हैं, लेकिन अभी तक तो हमने नहीं ढूंढा है, और जब तक नहीं ढूंढा तब तक हम लोग और रिसोर्सेज को यूज़ करते ही जा रहे हैं। जैसे आप कोल को ले लीजिए, जो कोल है वो ख़त्म होता जा रहा है, बल्कि अभी तो इंडिया में रिसेंट रिपोर्ट आई है कि कोल ख़त्म हो चुका है, इंडिया में ख़त्म होने की कगार पे है। इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेजेस आएंगे, इलेक्ट्रिसिटी रोकी जाएगी कुछ एरियाज़ में, जस्ट बिकॉज कोल नहीं है हमारी कंट्री के पास। बाहर से कोल आ रहा है, बाहर से एक्सपोर्ट हो रहा है, सॉरी बाहर से इम्पोर्ट हो रहा है कोल का। तो उसी तरीके से अगर हम लोग ऐसे ही नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज़ करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा है जब पूरे इंडिया में ही, पूरे इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में ही ख़त्म हो जाएगा कोल। जो और ये रिसोर्सेज इतनी जल्दी बनेंगे भी नहीं, क्योंकि ये तो मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लेते हैं बनने में। फॉर एग्जाम्पल, क्रूड ऑयल दैट वी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द अर्थ इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। However, we may find a source of oil that we did not know of earlier. Explorations are being undertaken all the time. इसी तरीके से कोल की तरीके से क्रूड ऑयल, जो हम लोग तेल यूज़ करते हैं, जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सारे जो तेल हैं ये भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, हम लोग सी से लेते हैं। अब जिस दिन ये ख़त्म हो जाएंगे उस दिन हम लोग क्या करेंगे? कुछ भी नहीं बचेगा हमारे पास। तो अभी इसके लिए और चीज़ें ढूंढी जा रही हैं कि हम लोग क्रूड ऑयल की जगह और क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। अभी डिस्कवर किया जा रहा है, लेकिन अभी डिस्कवरी कंप्लीट नहीं हुई है। अभी हम लोगों ने ढूंढा नहीं है ऐसा कोई भी सोर्स जो उसको रिप्लेस कर सके। तो एक्सप्लोरेशन तो चल रही है, लेकिन तब तक ये जो इतना कंटिन्यूसली यूज़ होता जा रहा है क्रूड ऑयल का, वो ख़त्म होता जा रहा है, वो उसको और कम कर रहा है। इसी वजह से देखिए पेट्रोल और डीजल्स के प्राइस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि बचा ही नहीं है पेट्रोल डीजल, तो उसके प्राइस ऑब्वियस सी बातें बढ़ेंगे। टेबल गिव्स एन एस्टिमेट ऑफ रिजर्व्स ऑफ क्रूड ऑयल इन कॉलम 1. More important, also tells us how many years a stock of crude oil will last if the people continue to extract it at the same rate. ये देखिए यहाँ पे कुछ कंट्रीज दी गई है, उस वहाँ पे दिया गया वहाँ पे कितना क्रूड ऑयल बचा है और ये कितने साल तक लास्ट करेगा। तो देखिए अमेरिका में से 50,000 मिलियन बैरल्स ही बचा हुआ है, फिर इतना ही बचा हुआ है ऑयल, और ये कितने साल चलेगा? 10 साल और 10 साल ही चलेगा। और ये रिपोर्ट भी 2018 की है, मतलब अभी 4-5 साल तो हो भी गए इस चीज़ को, और सिर्फ 10 साल ही बचेगा। 10 साल बाद अमेरिका में ऑयल बचेगा ही नहीं, तो अमेरिका क्या करेगा? दूसरी जगह से लेगा। यहाँ तक कि वर्ल्ड में खाली 50 साल के लिए ही पेट्रोल और डीजल बचा हुआ। अगर हम लोग इसको इसी तरीके से यूज़ करते रहेंगे जिस तरीके से हम आज यूज़ कर रहे हैं, तो 50 साल के बाद हम लोग को पेट्रोल डीजल ये सब मिलेगा ही नहीं, देखने को ही नहीं मिलेगा। दिस इज़ फॉर द वर्ल्ड एज होल, ये पूरी दुनिया के लिए। देखिए पूरी दुनिया में 50 साल के बाद ख़त्म हो जाएगा। हावेवर डिफरेंट कंट्रीज़ फेस डिफरेंट सिचुएशन, लेकिन कुछ डिफरेंट कंट्रीज़ होती है वो डिफरेंट सिचुएशन फेस करती हैं। जैसे कुछ कंट्रीज़ के पास ऑयल ज़्यादा होता है, तो जिस कंट्री के पास ऑयल ज़्यादा है वो ज़्यादा ईयर्स तक उसको यूज़ कर पाएगा, लेकिन कुछ कंट्रीज़ के पास कम होता है तो वो कम सालों तक उसको यूज़ कर पाएगा। जैसे अमेरिका के पास देखिए खाली 10 साल यूज़ कर सकता है, लेकिन जो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हैं वो उसको 70 ईयर्स तक यूज़ कर सकती हैं। Countries like India depend on importing oil from abroad because they do not have enough stocks of their own. देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि इंडिया में बाहर से ऑयल आता है, इंपोर्ट होता है ऑयल का, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी रिजर्व्स नहीं, और तब भी हम लोग उसको कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं।
इफ़ द प्राइस ऑफ ऑयल इंक्रीज दिस बिकम्स अ बर्डन फॉर एवरीवन। और अगर ऑयल का प्राइस बढ़ता है, जैसे पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ते हैं, तो सबको चिंता होने लगती है, सबको बर्डन फील होता है। These are the countries like USA which have low reserve and hence want to secure oil through military or economic power। देखिए यूएसए के पास ऑयल नहीं है तो क्या कर रहा है, दूसरी कंट्री से ऑयल ले लेके उसको रिजर्व कर रहा है, उसको बचा के रख रहा है, जिससे वो आगे चल के मिलिट्री अपने इकोनॉमिक पावर को बढ़ाने के लिए यूज़ कर सके। यूएसए के पास ऑयल नहीं है लेकिन तब भी उसको प्रिजर्व कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि आगे चल के ऑयल नहीं बचेगा। तो अगर हम अभी से उसको रिजर्व नहीं करेंगे, उसको सेव नहीं करेंगे, तो हम लोग अपनी कंट्री को क्या देंगे, अपनी मिलिट्री को क्या देंगे? इसलिए सबको यूएसए की तरह उसको प्रिजर्व करना चाहिए। लेकिन अब देखिए सब लोग कोई मेजर ले ही नहीं रहा है, तो जब कोई मेजर लेगा ही नहीं तो ऑब्वियस सी बात है सारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे एक दिन। The question of sustainability of development raises many fundamental new issues about the nature and the process of development। ये सारे जो सस्टेनेबिलिटी के डेवलपमेंट के क्वेश्चन चाहिए और भी चीज़ों को और भी जो बेसिक क्वेश्चन है उनको बर्थ दे। मतलब क्या है इस चीज़ का कि अगर हम लोग ऐसे यूज़ करते रहेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो हमारे फ्यूचर जनरेशन को सारे रिसोर्सेज देखने को भी नहीं मिलेंगे। उनको पता भी नहीं चलेगा कि अच्छा पेट्रोल क्या होता है, डीजल क्या होता है, ये सब उनको पता भी नहीं चलेगा। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज बचे तो हम लोग को प्रिवेंटिव मेजर्स लेने ही पड़ेंगे। समझे स्टूडेंट्स? Consequences of environmental degradation do not respect national और स्टेट बाउंड्रीज। जो ये इन्वायरमेंट में डिग्रेडेशन आते हैं वो ये नहीं देखते हैं कि हम यूएसए में कि इंडिया में। जो आपकी ऊपर प्रॉब्लम आएगी इन्वायरमेंट की तरफ से वो ये नहीं देखेगी कि हम किस नेशन में, अच्छा हम अमेरिका में, चलो यहाँ नहीं आएंगे, अगर हम अमेरिका में तो अर्थक्वेक नहीं लाएंगे, अगर हम इंडिया में तो अर्थक्वेक लाएंगे, ऐसा तो नहीं है। नेचर ऐसा तो देखता नहीं कि हम किस कंट्री और स्टेट में हैं। दिस इशू इज़ नो लॉन्गर रीजन और नेशन स्पेसिफिक। ये जो इशू है, जो सस्टेनेबिलिटी का इशू है, जो इन्वायरमेंट बेकार हो रहा है, जो पोल्यूशन इतना ज़्यादा बेकार हो रहा है, जो ओजोन लेयर हमारी डिप्लीट कर रही है, जो ओजोन लेयर हमारी बेकार हो रही है, वो अब नेशन और रीजन स्पेसिफिक नहीं बचा है कि अच्छा अमेरिका की वजह से हो रहा है, इनकी वजह से हो रहा है, ये सब चीज़ों पर नहीं डिपेंड कर रहा है। वो अब सबका कंसर्न है, पूरी वर्ल्ड के लिए कंसर्न है, पूरी वर्ल्ड को इस सब के बारे में स्टेप लेना पड़ेगा। आर फ्यूचर इज़ लिंक टुगेदर। हम लोग का फ्यूचर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर हम नहीं स्टेप्स लेंगे तो कौन लेगा? अगर हम स्टेप्स नहीं लेंगे तो बाकी लोग भी नहीं लेंगे। अगर एक कंट्री नहीं स्टेप लेगी तो बाकी लोग भी नहीं लेंगे। Sustainability of development is comparatively a new area of knowledge in which scientists, economists, philosophers and other social scientists are working together। Sustainability of development जो एक नया एरिया बन चुका है, नया टॉपिक बन चुका है, जिसपे साइंटिस्ट लोग डिस्कवरीज कर रहे हैं कि कैसे हम अपने रिसोर्सेज को बचा सकें, कैसे हम अपनी मदर अर्थ की केयर कर सकें, कैसे हम लोग ये जो अलार्मिंग रेट पे सारा डिग्रेडेशन हो रहा है इन्वायरमेंट को, इसको रोक सकें। In general, the question of development of progress is perennial. At all times, as a member of society and individuals, we need to ask where we want to go, what we wish to become, and what our goals are. तो हम लोग जैसे डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम लोग के हमेशा दिमाग में रहेगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्चुअली सोसाइटी कर क्या रही है, हम लोग कहाँ पे थे, कहाँ आ गए हैं, हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये सारे क्वेश्चंस को डेवलपमेंट आंसर करता है कि हम लोग कर क्या रहे हैं। जैसे अब हम लोग आजकल देखिए कि इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं चीज़ों को, कितने ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, पॉल्यूशन फैला रहे हैं, तो इससे क्या, कहाँ पे हम लोग जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे कि हम एक टाइम ऐसा आएगा कि रिसोर्सेज बचेंगे नहीं, जो एयर होगी उसमें हम लोग को सांस लेने में दिक्कत होगी, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी। तो ये सारे क्वेश्चंस को कौन आंसर करता है? डेवलपमेंट आंसर करता है। सो डिबेट ऑन द डेवलपमेंट कंटिन्यूज। तो ये जो डेवलपमेंट की डिबेट है ये इसी तरह चलती रहेगी। हम लोग ऐसी ही चीज़ों को देखते रहेंगे और उनके बारे में मेजर्स निकालते रहेंगे। तो ये जो डिबेट है ये ऐसे ही चलती रहेगी। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर खत्म हो गया है। मुझे लगता है आपको सब कुछ समझ में आ गया है। और कुछ भी समझ में नहीं आया है देन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल आंसर द क्वेश्चंस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।